आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी किताब है राजनीतिक सिद्धांत वाला, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जब भी आप इन वीडियोस को देखा करो तो साथ ही साथ इनके नोट्स बना लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये नोट्स ही काम आएंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वापस से एनसीईआरटी बुक को रीड कर सको, तो जब नोट्स होंगे तो आप आसानी से इनको रिविजन कर पाओगे। ठीक है, तो साथ ही साथ इनके नोट्स जरूर बना लेना। अब देखो, जो चैप्टर है वो हमारा जो चैप्टर है वो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसको हम इसमें देखने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर को, हमारा ये पहला टॉपिक है कि मनुष्य की अद्वितीय क्षमता है। तो मनुष्य का कौन सी अद्वितीय क्षमता है? तो पहला तो मनुष्य का क्या होता है, विवेक होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है। दूसरा उसके पास क्या होता है, भाषा होती है। ठीक है, और उस ये भाषा का प्रयोग क्या होता है, वो एक दूसरे से संवाद करने के लिए करते हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ें ठीक है, उस पर वाद विवाद विचार विमर्श करते हैं। तो मनुष्य के पास ये अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो राजनीति है वो होती क्या है। ठीक है, अब क्योंकि जो ये किताब है राजनीतिक सिद्धांत वाली है, तो हम सिद्धांतों के ऊपर ही चीज़ों को बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि राजनीति का मतलब होता क्या है, राजनीति होती क्या है। तो देखो, राजनीति को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग अपना राय रखते हैं कि राजनीति क्या है, किस तरीके से काम करती है, इस पे अलग अलग लोग अलग अलग अपना मत रखते हैं। अगर राजनेताओं की बात करें और या फिर जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए जो राजनीति है, ठीक है, उनके लिए राजनीति का मतलब ये है कि वो एक प्रकार का जन सेवा है, लोगों की सेवा। जो लोग जो राजनेता हैं या चुनाव लड़ने वाले लोग हैं अथवा राजनीतिक पदाधिकारी हैं, इन लोगों का मानना ये है कि जो राजनीति है वो जन सेवा है, लोगों का भलाई करना राजनीति है। ये इनके अनुसार ये डेफिनेशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि राजनीति जो है दाव पेच से जोड़ कर लोग देखते हैं। ठीक है, दाव पेच से लोगों को जो मतलब राजनीति को ये लोग दाव पेचों से जोड़ के देखते हैं। कुछ लोगों के लिए जो राजनीति है वो वही है जो राजनेता करते हैं, मतलब जो नेता करते हैं वही राजनीति है। जैसे दल बदल करना एक राजनीति है, झूठे वायदे करना ये भी राजनीति है, विभिन्न तबकों को तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, हिंसा को बढ़ावा देना, तो ये कुछ लोगों के लिए ये सब राजनीति है। इसके अलावा महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचार रखे राजनीति के ऊपर। उनके अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और उससे जूझने की सिवाय और कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये गांधी जी के विचार हैं। कहने का मतलब उनका मानना है कि जो राजनीति ऐसी चीज है जिससे समाज का हर तबका संबंधित है, कोई इससे मतलब अपना जो पीछा नहीं छुड़ा सकता, सबको उसमें उससे जूझना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा ना, सबको उससे जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो राजनीति से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, कोई उसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट दिया है गांधी जी ने। इसके अलावा राजनीति की बात करें तो राजनीति का जो जन्म हो रखा है, अभी जो राजनीति का जो जन्म है इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं है। तो जो हमारे समाज के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, जो ये मुद्दा है, ये राजनीति को जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि राजनीति के अंदर यही डिसाइड होती है। तो इस तरीके से राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना मत रखा है, जिसमें हमने गांधी जी के स्टेटमेंट को भी देखा। ये पूछ सकता है, एक नंबर में कभी पूछा भी हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने राजनीति को देखा कि राजनीति को क्या है और अलग अलग लोग राजनीति को किस प्रकार से किस रूपों में देखते हैं। अब देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, ये मतलब हम क्यों पढ़ते हैं। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले तो बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेकर। तो देखिए, जो अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित, मतलब उन विचारों को दर्शाती है और उन नीतियों को दर्शाती है जिसमें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत संबंधित है हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है, हमारे सरकार से संबंधित है, संविधान का आकार, संविधान के आकार कहने का तो संविधान का निर्माण, संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत वो इन सब चीजों से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत पर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं और संविधान के बारे में चीजों को ग्रहण करते हैं। और चीजें क्या क्या देखने को मिलती है राजनीतिक सिद्धांत में। तो राजनीतिक सिद्धांत किन चीजों की व्याख्या करता है, तो ये स्वतंत्रता की व्याख्या करता है, ये समानता की व्याख्या करता है, ये न्याय की बात करता है, ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, छोटा में डेफिनेशन बता दो। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी व्यवसाय करने के लिए आज़ाद है, कहीं भी घूम फिरने के लिए आज़ाद है। समानता का मतलब है किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको एक समान रूप से देखा जाए। ये न्याय का मतलब होता है सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों के लिए अलग होना चाहिए, गरीबों के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है,
किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए न्यायिक रूप से। इसके अलावा लोकतंत्र का मतलब है जो चुनी हुई सरकार जहाँ बनती है, लोकतंत्र होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जो सरकार होती है किसी एक धर्म को, किसी एक धर्म का पक्ष ना ले, सरकार की नज़र में या फिर जो राज्य है उसके नज़र में सभी धर्मों को एक समान देखे। ऐसा नहीं किसी एक धर्म को बढ़ा चढ़ा के दिखाए और दूसरे धर्म को अपेक्षा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता यही बात करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में बात करें तो हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को। इसी तरीके की चीज़ें को हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, और इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। और ये जो पूरा जो चैप्टर है, या बल्कि जो पूरा जो किताब है राजनीतिक सिद्धांत वाला, वो आप देखोगे तो इन्हीं चैप्टरों पे ही बेस्ड है, क्योंकि अगला चैप्टर ही स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत हम इन विचारों को पढ़ते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम इसी को पूरा, इस जो पूरी किताब ही है वो इसी पे ही बेस्ड है, तो उसी को हम इसमें देखने वाले हैं। आगे देखते हैं कि जो प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं उनका क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, ठीक है। तो देखो अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजनीतिक विचारक अस्तित्व में रहे, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उसको इसमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु की। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, आदर्श राज्य की कल्पना की कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, और राजतंत्र तथा लोकतंत्र में बेहतर शासन व्यवस्था पर इन्होंने चर्चा किया। तो प्लेटो और अरस्तु ने एक तो आदर्श राज्य की कल्पना की, इसके साथ साथ राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सी जो शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, इस पे जो चर्चा करने का काम है वो प्लेटो और अरस्तु ने किया था। इसके अलावा रूसो की बात करें, ये भी एक अलग व्यक्ति है। इसने क्या किया कि जो स्वतंत्रता जो है, इसका मानना ये था कि जो स्वतंत्रता है ये मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। इसका मानना ये है कि जो स्वतंत्रता, जैसे जो मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता है, ये मानव के लिए ही केवल एक मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनका मानना ये है कि जो समानता है, समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति के जीवन में जितनी जो अहमियत स्वतंत्रता की, उतनी ही अहमियत समानता की भी है, ठीक है। गांधी जी की बात करें तो इन्होंने, इनके अनुसार इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक है। एक नंबर पर याद रखना, पूछ सकता है। तो गांधी जी की जो पुस्तक थी हिंद स्वराज थी, इसमें उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता या फिर स्वराज की जो अवधारणा है इस पे विवेचना की, ठीक है। इस पर डिस्कस किया। इस जो ये स्वराज के जो टर्म है वो इन्होंने गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो अपनी पुस्तक में हिंद स्वराज में उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, या फिर जो स्वराज है इसका क्या मतलब है, ये कैसा काम करता है, इसकी विवेचना करने का काम गांधी जी ने किया था। इसी तरीके से जो अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने क्या किया, अनुसूचित जाति, इन्होंने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना, ठीक है। इनका मानना है कि जो अनुसूचित जातियां हैं इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, जो जिसको आज हम आरक्षण के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये अम्बेडकर जी की मतलब देन है कि आज जो मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, ऐसे लोगों को क्या है, आरक्षण मिला हुआ है, जिससे कि वो मतलब अपना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर रूप से विकास कर सके। तो ये अलग अलग टाइमों में अलग अलग राजनीतिक विचारक अस्तित्व में रहे, और उन्होंने राजनीति को लेकर अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है, बल्कि 3 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक वो है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, ठीक है। देखो अभी हमने राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा स्वतंत्रता, हमने पढ़ा समानता, ठीक है। इसके अलावा न्याय पढ़ा, न्याय, इसके अलावा लोकतंत्र के बारे में हमने देखा, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, तो याद रखना ये निरपेक्षता, ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत एक तो चलो, एक तो ये हुई कि ये किताबों में लिखी हुई हैं, ठीक है, एक ही किताबों में लिखी हुई हैं, और एक होता है व्यवहार में उतारना, उसको प्रैक्टिकली देखना कि समाज में कहाँ तक वो चीज़ें लागू हो रही हैं और किस स्तर पर चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने को लेकर, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो पहले राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि केवल औपचारिक बनकर ही रह गए, और वर्तमान में देखो तो केवल औपचारिक बनकर ही रह गए हैं। ऐसा नहीं कि बड़े स्तर पर जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था में चीज़ों को लिखा गया उसी प्रकार चल रही हैं, ठीक है। इन सिद्धांतों को कोई एक, और इसकी बात करें तो इसके अलावा जो ये सिद्धांत है, ठीक है, जो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जो ये सिद्धांत है, इनकी कोई परिभाषा भी नहीं है ना, फिक्स परिभाषा भी नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब इनका जो अर्थ है वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पे, क्योंकि सबके लिए परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं है, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और उस हिसाब से जो ये सिद्धांत है इनकी जो डेफिनेशन है वो तय होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझो, एक व्यापारी का जो बच्चा है उसके पास सारे संसाधन हैं,
जिससे वो स्कूल जा सकता है, ठीक है, और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अच्छा रोजगार पा सकता है और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। लेकिन एक जो मजदूर का बच्चा है उसके पास वो सारे संसाधन का अभाव है, ठीक है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा सकता या फिर वो पढ़ाई बीच में उसको छोड़नी पड़ती है। इससे इन दोनों बच्चों के लिए क्या हो गया, समानता का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब अगर ये जो ये मजदूर का बच्चा है इसको समानता ऐसे नहीं मिल पाएगी। अगर जो आप एक जैसा चीजें प्रणाली बना दोगे तो ऐसे में क्या होगा, जिसके पास संसाधन है वही आगे निकल जाएगा, जिसके पास संसाधन नहीं वो पीछे ही छूट जाएगा। तब ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आरक्षण जैसी चीजों को अपनाया जाना चाहिए। और ये रीजन रहता है कि हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी है, ठीक है। आरक्षण में क्या होता है, जो ऐसे जो लोग हैं जो मतलब शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, तो उनको आरक्षण दे के कोशिश किया जाता है कि वो जो समाज की मुख्य धारा है उसके समान इनको लाया जाए, जिससे ये भी अपना सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर रूप से अपना विकास कर पाए, ठीक है। तो इनके लिए समानता और एक अमीर बच्चे के लिए समानता में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अमीर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है उसके लिए वो मतलब उसको प्राप्त संसाधन नहीं मिल रहा है, और जब संसाधन नहीं मिला तो उसके साथ समानता नहीं हो रही। तो ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था किया जाए और इनको आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, हर रूप से इनको सपोर्ट किया जाए। तभी ये समाज की जो मुख्य धारा है उनके साथ ये मतलब कंपटीशन कर पाएंगे। समाज में कई वर्गों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। हमारे संविधान में तो लिख दिया कि समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति समान है, लेकिन वर्तमान में देखिए, प्रैक्टिकली चीजों को देखिए तो जो समाज में जो वर्ग है उसको आर्थिक रूप से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और सामाजिक रूप से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें संविधान ने ये सभी मौलिक अधिकार दिए भी हुए हैं, ठीक है। फिर भी समाज के अंदर ये वर्तमान में भी ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे में जो सरकार है उसको आरक्षण के साथ साथ और भी अनेक कदम उठाने चाहिए, ताकि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको व्यवहार में लाया जा सके, जिस प्रकार से किताबों में लिखा गया उस हिसाब से चीजों को लागू किया जा सके और संवैधानिक अधिकारों का पालन हो सके। ऐसे में सरकार की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार इसको ढंग से लागू करे, इन राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारे। तो ये रहा, मतलब ये जो थी ये सारी चीजें इसमें हमने देखा। आगे देखते हैं, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, अभी जो हमने चीजों को देखा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, तो जो ये राजनीतिक सिद्धांत है ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसकी बात करें क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहला क्या है, राजनीतिक सिद्धांत सभी वर्गों के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सभी इससे संबंधित है, ठीक। अगर कोई वर्ग ये सोचे कि राजनीतिक सिद्धांत की उनको समानता, स्वतंत्रता से क्या लेना देना, देश आजाद हो गया, अब किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए, तो ये उनकी गलतफहमी है। हर वर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित होता है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा बुनियादी जो राजनीतिक सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल से चीजें पता होनी चाहिए, जो कम से कम जो बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें पता ही होने चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अपने जो नेता या जो जो जिस सरकार को हम चुनते हैं उसको हमें मदद मिलेगी, क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता, समानता, अपने अधिकार का पता होगा तो हमें सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अपने लिए एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सरकार चुन के छोड़ दिया तो सरकार अपनी मर्जी से जैसा मर्जी उसको शासन व्यवस्था लगे वैसा चलाए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सही मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें अपने जो बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत कर में चीजें का पता होगा तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार चुनेंगे जो हमारे विकास के ऊपर ध्यान देगी। इसके अलावा हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तार्किक ढंग से सोचने और राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन करने में भी सक्षम बनाती हैं ये राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा वाद विवाद, बहस और अपने विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की कला विकसित करने के लिए इसका जो अध्ययन है वो जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इस तरीके से हमने चीजों को इसमें कवर किया। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। ये जो चैप्टर वो छोटा सा चैप्टर था, मैंने इस छोटे से चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करा दिया है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में कंप्लीट करा दिया। टॉपिक मतलब पॉइंट वाइज जो टॉपिक्स है उनको मैंने कवर किया कि किस टॉपिक्स में कौन कौन से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं को मैंने इसमें रखा है, ठीक है। और इस तरीके से जब साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहोगे तो आप आसानी से इसको रिवीजन भी कर पाओगे, एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इन्हीं नोट्स से।